So hello students, class 12 physics, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ऐसा यूनिट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कल हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, सपोज आपके पास पॉजिटिव दो चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। बेसिक इंट्रोडक्शन में ये हम कर चुके हैं नेचर ऑफ चार्जेस में। और नेगेटिव अगर दो चार्जेस होते हैं, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास होता है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी बेसिस पे कूलॉम्स ने अपने हाइपोथेसिस को रखा कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। उनके बीच की जो दूरी है वो R है। अब Q1 जो चार्ज है वो Q2 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इफ दे बोथ आर पॉजिटिव और इफ दे बोथ आर नेगेटिव। Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम कहेंगे F21, यानी 1 के कारण 2 पे लगने वाला एक फोर्स। और सेम Q2 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम नाम दे देंगे F12। अब समझने वाली बात यहां पे ये होगी कि कूलॉम ने कहा इनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट फोर्स विल बी नोन एज electrostatic force, and electrostatic force acts between 2 point charges along the line joining the centers of two charges। means जो electrostatic force है वो कहां एक्ट करता है? एक्ट्स along line joining the centers of two charges। line joining the centers of two charges। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। यहां पे इसके बाद कूलॉम ने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी जो हमारे पास चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उसका हम अगर गुणांक ले लें तो फोर्स उसके समानुपाती होगा। दूसरा कूलॉम ने बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। नाउ by combining फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। एंड वेयर दिस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इट इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, और अगर हम इसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाएंगे तो हमें मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन r², where K is constant, and the value of K is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square। This is the value of K। अगर आप इसे फर्दर लिखते हैं तो K is equal to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is
permittivity of free space और vacuum, free space और vacuum. Is it fine? And ये जो permittivity है इसे हिंदी में कह देते हैं पारगम्यता. पारगम्यता. It means this epsilon will decide the nature of force or the value of force, whether it will be what will be the value of force. Suppose now if we put that value here in this equation, अगर हम इस equation में epsilon को रखते हैं तो हमें मिलेगा F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So कहने का मतलब ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी मीडियम स्पेसिफिक रहेगी और यही परमिटिविटी जो है शो करेगा कि जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से होगा. अगर हमारे पास परमिटिविटी जो है वो ज्यादा रहेगी तो जो फोर्स का वैल्यू है वो कम रहेगा, और परमिटिविटी अगर कम रहेगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी. इज इट फाइन? और इन केस ऑफ वैक्यूम जो परमिटिविटी होती है, इन केस ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है. और फॉर वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम epsilon naught is minimum. So we have F naught maximum. So this is, we can say that this is the basic statement for Coulomb's law, and further if we can write, so it will become basic representation of Coulomb's law. So चलिए अब यहीं से आगे बढ़ते हैं. So हमें जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है Coulomb's law का, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So हमने कहा कि जो परमिटिविटी है ये मीडियम स्पेसिफिक है. इट इज मीडियम स्पेसिफिक. ओके, दैट इज मीडियम स्पेसिफिक. परमिटिविटी जो मीडियम स्पेसिफिक है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट. मीडियम डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि जो परमिटिविटी है यानी कि जो पारगम्यता है वो हर एक मीडियम के लिए अलग होती है. और जो सबसे कम जो परमिटिविटी होती है वो आपके फ्री स्पेस में होती है, और फ्री स्पेस के लिए आपकी जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10 raised to the power minus 12. अब यहां से आप इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यही आपका फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी हो जाएगा, विच इज मिनिमम. आगे जब हम रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मीडियम का जो परमिटिविटी होती है और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है. साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास आई थी, जो सेकंड इक्वेशन हमने बोली थी कि दैट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. This is called inverse square law and it is very important. यहां से आपका 1 और 2 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? देखिएगा, मान लीजिए कि बेसिक जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर. मान लीजिए हम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, केस 1,
केस फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बेटर यू शुड राइट पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस पे काम करता है। कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस पे काम करता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, केस वन, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बिकम्स डबल, अगर ये दोगुनी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? इट मींस अब आपके पास जो डिस्टेंस है d, इट बिकम्स 2r, और इस 2r को अगर इस आप फॉर्मूला में डालेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिनल जो फोर्स था दैट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसी को फर्दर आप लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r², 2r का होल स्क्वायर। सो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4r²। इट मींस जो पहला केस आपके पास कहता है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाती है तो जो आपके पास f डैश लिख लीजिए, जो आपके पास नया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा डिस्टेंस को डबल करने से, इट विल बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ योर original force, 1/4 times of the original electrostatic force. That is the case one. चलिए अब इसी में केस सेकंड देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बिकम्स हाफ। ठीक है, डिस्टेंस हाफ हो जाती है। हाफ होने का मतलब क्या है? अगर डिस्टेंस हाफ हो जाता है तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू r/2, और हमें पता है ओरिजिनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप r की जगह r/2 पुट करेंगे तो आपको जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f डैश मिलेगा, इट विल बिकम 1/r/2 होल स्क्वायर। सो f डैश जो हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 1/r²/4। यहीं पे ये 4 ऊपर चला जाएगा तो जो आपके पास नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², एंड वी नो दैट 1/r² ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो आपका जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 4 गुना हो जाएगा। यहीं पे एक ग्राफ आप समझ सकते हैं, अगर मैं फोर्स और आर के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां से मुझे ये मिलेगा कि जब आर मिनिमम रहेगा तो फोर्स मेरा मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फोर्स भी एक्सपोनेंशियली घटता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बन जाएगा। इज इट फाइन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हम कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं बिटवीन gravitational force and electrostatic force। इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज ये हैं, फर्स्ट वन, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट इज द फर्स्ट सिमिलरिटी। क्योंकि आप अगर देखेंगे फॉर ग्रेविटेशनल Fg m1 m2 अपॉन r², और F इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको K Q1 Q2 अपॉन r² मिलेगा। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकेंडली forces
acts along line joining the centers, line joining the centers, यानी उनके चाहे बिंदु आवेश हो, चाहे आपके पास दो मासेस हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो r है, वो r सेंटर से हम कंसीडर करते हैं, सेंटर से हम कंसीडर करते हैं। अगर ये दो चार्जेस हैं या दो मासेस हैं, तो सेंटर के अलोंग जो लाइन रहेगी, उसी के अलोंग ये फोर्स काम करते हैं, उसी के अलोंग ये फोर्स काम करते हैं। यहीं पे आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को भी मिलेंगे। डिफरेंसेस क्या होंगे? फर्स्ट वन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अभी हमने देखा चार्ज के बेसिस पे इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज repulsive in nature, as well as repulsive। वहीं जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, इट इज ओनली अट्रैक्टिव, सेकेंड हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, it is a strong force as compared to gravitational force। Is it fine? Third, electrostatic force acts only for point charges। So fourth one, electrostatic force is medium dependent, while gravitational force is independent of medium, So these are some basic information about the Coulomb's law, differences, similarities, और कैसे कूलॉम्स लॉ काम करता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैसे आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज, इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।